काली अंधेरी रात में जंगल की किसी सुनसान सड़क पर अगर आपको कोई अनजान मिल जाए तो उसे कभी लिफ्ट नहीं देनी चाहिए। रवि कार में है। कार जंगल के रास्ते से गुजर रही है। आधी रात का समय है। तभी एक लड़की उसे रोकने का इशारा करती है। राहुल लड़की को देखकर गाड़ी रोकता है। गाड़ी लड़की के पास आकर रुक जाती है और रवि उससे पूछता है, एक्सक्यूज मी, आप इस वक्त इस सुनसान जंगल में? जी, मेरा नाम उषा है। मेरे घर वाले जबरदस्ती मेरी शादी किसी ऐसे इंसान से कराना चाहते हैं जिसे मैं जानती तक नहीं, जबकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। इसलिए मैं घर से भाग आई। प्लीज आप मेरी मदद कर दीजिए, प्लीज। जिसके साथ भाग रही हो वो कहाँ है? मतलब तुम्हारा बॉयफ्रेंड? मैंने फोन किया था, लेकिन वो पहले से ही किसी मुसीबत में फंसा हुआ है। उसने कहा कि जैसे तैसे मैं रात काट लूँ यहाँ, वो सुबह तक मुझे रिसीव कर लेगा। अगर आप मुझे शहर तक लिफ्ट दे दे तो मैं कहीं होटल में रुक जाऊंगी, प्लीज। ठीक है, कोई बात नहीं, बैठ जाओ। रवि उषा को अपने साथ लेकर जाने को तैयार हो गया, लेकिन उसे क्या पता था कि वो एक बेसहारा लड़की को नहीं बल्कि अपनी मौत को लिफ्ट दे रहा है। लड़की अपना बैग उठाती है तो उसकी आंखों में बदलाव दिखते हैं। उसकी नॉर्मल आंखें लाल हो जाती हैं, लेकिन फिर जब वो रवि की तरफ पलटती है तो वो फिर नॉर्मल होती है। वो हल्के से स्माइल करते हुए बोलती है, थैंक यू वेरी मच। आप नहीं होते तो। इट्स ओके, लेकिन अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो तुम हमारे घर रह सकती हो। अपने बॉयफ्रेंड को वहीं बुला लो। मगर आपकी फैमिली? अरे उसकी चिंता मत करो, मेरी वाइफ बहुत सुलझी हुई लेडी है, कोई टेंशन नहीं होगी। आप बहुत अच्छे हैं। हाय रवि। रवि ये उषा है जया। इसके पेरेंट्स इसकी जबरदस्ती कहीं और शादी करना चाहते थे। एक घर से भागते हुए मुझे जंगल के रास्ते में मिली तो मैंने इसे एक रात के लिए यहाँ घर पे ले आया। सुबह इसका बॉयफ्रेंड इसे लेने आ जाएगा। और उषा, ये मेरी वाइफ है। हेलो। अच्छा किया आपने जो इन्हें साथ ले आए। आइए ना, अंदर आइए और जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए। मैं खाना गर्म करती हूँ। अनु और अनमोल भी खाना खाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। जाइए। रवि ने पहली गलती तब की थी जब उसने एक अनजान लड़की को लिफ्ट दी, और उसकी दूसरी गलती तब हुई जब उस लड़की को वो अपने घर तक ले आया। ऐसा करके रवि ने अपने साथ साथ अपने परिवार को भी मुश्किल में डाल दिया था। हाय बच्चों। हाय। चलो खाना शुरू करो। जल्दी से खा लो बच्चों, वरना मैं खा जाऊंगी। हाँ मम्मी, वो आंटी अच्छी नहीं है। क्यों? क्या हुआ? मम्मी, वो चुड़ैल है। अनु, अनमोल, ऐसा नहीं कहते। वो हमारी मेहमान है ना। नहीं मम्मी, दीदी सही कह रही है। उनकी आंखें। बच्चों बहुत हो गया, सो जाओ। ओफो, इस लाइट को भी अभी जाना था। बाहर तो सबके घरों में लाइट है, सिर्फ हमारे यहाँ ही लाइट नहीं है। लगता है फ्यूज ढीला हो गया है, मैं जरा देख कर आता हूँ। रवि जाने के लिए उठने लगता है कि तभी मौत का खेल शुरू हो जाता है। बिना लाइट के ही सीलिंग फैन स्पीड से चलने के कारण सभी घबरा जाते हैं। रवि, जरा देखो, ये पंखा बिना बिजली के कैसे चल रहा है? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है ये? बच्चों ने सही कहा था तुम दोनों को, आंटी चुड़ैल है
और अब ये चुड़ैल आंटी तुम सबको खा जाएगी। लोगों की मदद करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी भी अनजान को मेहमान बनाकर घर में कभी नहीं लाना चाहिए, क्योंकि कोई भी कभी भी खूनी मेहमान बनकर आपके परिवार को खत्म कर सकता है। देखिए मिस्टर शर्मा, समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपने ओवरड्राफ्ट की लिमिट नहीं बढ़ाई तो यह कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ से निकल जाएगा। आई एम सॉरी सुनील जी, मैं पहले ही आपकी लिमिट 5 लाख बढ़ा चुका हूं, इससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकता। आप प्लीज मेरी भी मजबूरी समझें, मैं प्रोटोकॉल के अगेंस्ट नहीं जा सकता। कैसा प्रोटोकॉल मिस्टर शर्मा? हम जैसे मिडिल क्लास बिजनेसमैन को आप हजारों प्रोटोकॉल बताने लग जाते हैं, लेकिन इस देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों को करोड़ों का लोन देते वक्त आपका प्रोटोकॉल क्या तेल लेने चला जाता है? ये आप कैसी बातें करने लगे सुनील जी, जुबान पर काबू रखिए। चलो यहां से यार, हम कुछ और सोचते हैं। अमित प्लीज, तुम्हें पता है ना, अगर ये प्रोजेक्ट हाथ से निकल गया तो हमें मिडिल क्लास बिजनेस के लेवल से ऊपर उठने में बरसों लग जाएंगे। मैं आपकी परिस्थिति समझ सकता हूं सुनील जी, लेकिन आप मेरी परिस्थिति समझने की कोशिश नहीं कर रहे। मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि जब आप बड़े उद्योगपति बन जाएंगे तब आपकी जगह कोई और होगा, यही व्यवस्था है। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। थैंक यू मैनेजर साहब, पैसे मिल गए। पैसे पूरे हैं ना सेठी जी? जी पूरे 25 लाख हैं। ठीक है सेठी जी, बेटी की शादी में बुलाना मत भूलिएगा। अरे आप तो घर के हैं, आपको तो काम करवाना होगा। पक्का, पहले ही पहुंचूंगा। चलिए चलता हूं। हम भी चलते हैं शर्मा जी। अब क्या करेंगे? जब जमाना साथ ना दे तो उल्टी राह पकड़ लेने में देरी नहीं करनी चाहिए अमित, वरना गरीब जिंदगी गरीबी में ही मर जाती है, और मैं गरीब नहीं मरना चाहता। ये प्रोजेक्ट हर हाल में पूरा होगा। तेरी कोई बात मेरे पल्ले पड़ नहीं रही है। तू कहना क्या चाहता है? उस आदमी को लूटेंगे, उसके पास पूरे 25 लाख हैं, हमारा काम चल जाएगा। तू पागल है क्या? हम चोर उचक्के नहीं है सुनील, बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन है इसलिए जानता हूं कि मुसीबत के समय क्या करना सही होगा। अब तू चाहे साथ दे या मत दे, मैं ये काम करके रहूंगा। बोल, तेरा क्या फैसला है? अगर उसने हमें पहचान लिया तो उसे मार डालेंगे। जल्दी बोल, साथ देगा या मैं अकेले जाऊं? वो जा रहा है। टेंशन मत ले, मैं ये काम अकेले कर लूंगा। रुक, चल, आगे मोड़ पर रोक ले। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं अंकल, गाड़ी थोड़ी गर्म हो गई है। अरे आप दोनों तो अभी बैंक में थे ना? ठीक है, आगे एक गैरेज है, मैं वहां से मैकेनिक को भिजवाता हूं। मुझे क्यों मार रहे हो? मेरी तुमसे क्या दुश्मनी है? मैंने तो आज पहली बार तुम्हें बैंक में देखा था बस। हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, दुश्मन तो ये वक्त है। हमें पैसे की जरूरत थी जो तुम्हारे पास थे, उसी के लिए हमने ये सब किया। नहीं नहीं, तुम ये नहीं कर सकते। ये पैसे मेरी बेटी की शादी के लिए हैं। मैं तुम्हें ये पैसे नहीं ले जाने दूंगा।
आत्मा, इस धरा पर तेरा समय पूर्ण हुआ। आओ, मुझ में समा जाओ। आओ। नहीं प्रभु, मैं नहीं आऊंगा। जब तक मैं बिना कसूर के मिली इस मौत का बदला न ले लूं, तब तक मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। यही जीवन चक्र है आत्मा। जीव के धरा पर आने के बहाने बहुत हैं, तो जाने के भी बहाने बहुत हैं। उन्हीं बहानों में से एक बहाने के हाथों तुम मेरे पास वापस आ रहे हो। मुझे आने में कोई दुविधा नहीं है प्रभु, लेकिन जिन लोगों ने मेरी बेटी की शादी और उसके भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है, मुझे उन लोगों से बदला लेना है। उन्हें उनके लालच का फल चखाना है। यदि इस जीवन में मुझसे कभी भी कोई अच्छा काम हुआ हो, तो उसका फल मुझे दे दो प्रभु। मुझे अपनी मौत का बदला लेने दो। इस धरा पर रहते हुए तुमने एक नहीं, कई कार्य अच्छे किए हैं आत्मा। उन कार्यों के परिणाम स्वरूप मैं तुम्हारी यह इच्छा भी पूरी करता हूं। अधर्म को धर्म से पराजित होना और बुराई को अच्छाई के हाथों मरना ही नियति है। किंतु इसमें एक समस्या है आत्मा। कैसी समस्या प्रभु? तुम्हारा शरीर तो कुचला जा चुका है, और बिना शरीर के मैं तुम्हें बदला लेने की इजाजत नहीं दे सकता। प्रभु, जिन पत्थरों से उन लोगों ने मेरे शरीर को नष्ट किया है, मैं चाहता हूं मुझे उन्हीं पत्थरों में डालकर इंसाफ करने में मेरी मदद करें। तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण हो आत्मा। तथास्तु। हमारी जीत की खुशी में चीयर्स। ये क्या था? पता नहीं, पर लगता है कुछ गिरा है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम कौन हो और ये पत्थर सी शक्ल क्यों बना रखी है? हमारी तुम्हारी क्या दुश्मनी है जो तुम हमें मारना चाहते हो? तुमने 3 सवाल किए हैं, तो आखिर सवाल का मैं तुम्हें सबसे पहले जवाब देता हूँ। मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। दुश्मन तो ये वक्त है। मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए जो तुम्हारे पास थे। उसी के लिए मैं यहाँ आया हूँ। दूसरा सवाल का जवाब है, ये शक्ल तुम दोनों ने ही मुझे दी है। और पहले सवाल का जवाब, हाँ, मैं वही हूं जिसके बारे में सोचकर तुम्हारी हवा सरक रही है, जिसकी बेटी की शादी के पैसे तुम दोनों ने चुरा कर मार डाला। मैं वही सेठी हूं। नहीं, ये नहीं हो सकता है। तुम तो मर चुके हो। हाँ, मैं मर चुका हूँ, लेकिन तुम जैसे पैसों के अंधे अधर्मी लालची इंसानों को सबक सिखाने के लिए भगवान भी अपने नियम बदल लेते हैं। इस बदले नियम की पूर्णता तुम दोनों की मौत से पूरी होगी। नहीं नहीं नहीं, हमें मत मारो। मैं तुम्हारा पैसा तुम्हें वापस दे दूंगा। हमें मत मारो, हमें मत मारो। ये रहा तुम्हारा पैसा। पैसों से मौत को खरीदा नहीं जा सकता बुरी आत्माओं, और उन पैसों से तो बिल्कुल भी नहीं जो तुम्हारे है ही नहीं।
समय पूर्ण हुआ आत्मा, आ जाओ, मुझ में समा जाओ। धन्यवाद प्रभु, मुझे इसी रूप में ले जाओ। पापा, कलयुग के ऐसे ही विचित्र कहानियों को समय पर देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इसका बेल आइकन दबाना ना भूलें। परेशान मत हो अनीता, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होने वाला तेज, कुछ ठीक नहीं होने वाला। निराश होने की जरूरत नहीं है अनीता। निराश ना हूँ तो और क्या करूँ तेज? क्या कुछ नहीं किया हमने? पूजा पाठ किए, दान दिया, गरीबों की मदद की, बड़े से बड़े डॉक्टरों को भी दिखाया, लेकिन मिला क्या? ये कि हम माँ बाप बनने के लायक तो हैं, पर क्यों नहीं बन पा रहे हैं वो नहीं जानते। लगता है पिछले जन्म में मेरे हाथों कोई पाप हुआ होगा, जिसकी वजह से मैं इस जन्म में माँ नहीं बन पा रही हूँ। अब मुझे जहर ही दे दीजिए, मैं अब जीना नहीं चाहती, नहीं जीना चाहती मैं। अनीता, ये क्या बचपना है? धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। कैसे धीरज रखूं तेज? कैसे? बताओ ना, कैसे रखूं मैं धीरज? मैं अब किसी बच्चे को देखती हूँ ना तेज, तो खुश होने के बजाय रोना आता है मुझे। बे औलाद होने का दुख इतना सताता है कि मर जाने को मन करता है। अनीता, संभालो अपने आप को। ये क्या उलूल जुलूल बातें कर रही हो? रोना बंद करो, शांत हो जाओ। आप मुझे तो शांत कर देंगे, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप भी अंदर से दुखी हैं, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। लेकिन अगर आप मुझे मार नहीं सकते तो आप दूसरी शादी कर लीजिए। शायद उसकी किस्मत मुझसे अच्छी हो। ऐसे में कम से कम आप तो बाप होने का सुख उठा लेंगे। नहीं अनीता, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारा रिश्ता शादी के बंधन से बढ़कर है, प्यार का बंधन है ये। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा। पानी पियो। ठाकुर जी, अगर आप लोग बुरा ना माने तो मैं एक बात बोलूं? बोलो। जी, वो गांव के बाहर शमशान में एक तांत्रिक बाबा आकर बैठे हैं। मैंने सुना है कि वो अपनी शक्ति से सबका दुख दर्द दूर कर देते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि उनके आशीर्वाद से आपको संतान का सुख जरूर मिलेगा। बस यही कहना था ठाकुर जी। तेरी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है भावना। किसने हक दिया तुझे हमारी बातों के बीच में बोलने का? चल भाग यहाँ से। क्यों डांट रही हो इस बेचारी को अनीता? ये तो हमारा भला ही चाह रही है। जब इतने लोगों की मानी है तो इसकी भी एक बात मानने में कोई हर्ज नहीं है। मिल लेते हैं तांत्रिक बाबा से, हो सकता है वही कोई चमत्कार कर दे। बाबा जी रात के समय ही मिलते हैं। ओम ह्रीं हूं श्रीं हां हूं क्लीं विलं भट भट स्वाहा। ओम ह्रीं हूं श्रीं हां हूं क्लीं विलं भट भट स्वाहा। क्या चाहिए तुम्हें? क्यों आए हो मेरे पास? बाबा, हम संतान पाने की इच्छा लेकर आपके पास आए हैं, जिसके लिए हम हर दरवाजे पर नाक रगड़ चुके हैं, मगर हमारे हाथ
सिर्फ निराशा ही लगी है। अब आप ही हमारा आखिरी सहारा हैं बाबा। बाबा के घर जो भी आता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता। तुम्हें संतान चाहिए? ठीक है, दे दूंगा मैं तुम्हें संतान। और कुछ? आप सच कह रहे हैं ना बाबा? बाबा कभी झूठ नहीं बोलता मूर्ख औरत। अगर तुझे इतना ही संदेह है तो रास्ता तेरे सामने है, जैसे आई है वैसे ही लौट जा। नहीं नहीं बाबा, मेरा मतलब वो नहीं था। आप जो कहेंगे वो हम करेंगे। अच्छे से सोच लो, अभी समय है, क्योंकि एक बार मेरे बताए रास्ते पर अगर तुम दोनों आगे बढ़ गए तो लौटना असंभव होगा। आप रास्ता बताइए बाबा, क्या करना होगा हमें? बलि देनी होगी। बलि? हम तैयार हैं बाबा, बताइए, बलि बकरे की देनी है या मुर्गे की? बाबा ने पहले ही कहा था कि रास्ता कठोर है, तुम लोगों से नहीं हो पाएगा। हम समझे नहीं बाबा। तो समझो, बलि बकरी या मुर्गे की नहीं, एक इंसान की होगी। इंसान की बलि? इंसान की बलि? हाँ, इंसान की बलि, एक लड़की की बलि, वो भी किसी ऐसी लड़की की जिसका जन्म अमावस्या के दिन हुआ हो। लेकिन हम ऐसी लड़की को ढूंढेंगे कैसे बाबा? उसके लिए तो मैं हूँ। ओम ह्रीं क्लीं भट स्वाहा। इस लड़की को लेकर आओ मेरे पास, ये तुम्हारे आसपास ही रहती है। ये तो हमारी नौकरानी भावना है बाबा, इसी ने तो हमें आपके पास भेजा है। इसकी बलि हम कैसे दे सकते हैं? कहा था ना, रास्ता कठोर है, कठोर हो जाओगे तो ही संतान का सुख मिलेगा। जिसने रास्ता दिखाया है वही तुम लोगों की नियति है। आगे बढ़ो, जीवन मरण तुम्हारे हाथों में नहीं है। जिसकी जितनी जिंदगी है वो उतना ही जिएगा। बाबा सही कह रहे हैं तेज, जिसका जितना जीवन है वो उतना ही जिएगा। हम तो केवल बहाना होंगे, और फिर ऐसा करके हमें संतान का सुख मिलता है तो गलत क्या है? आ गए आप लोग? क्या कहा बाबा ने ठाकुर जी? उन्होंने कहा है कि हम माँ बाप बन सकते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भावना, तुमने बहुत अच्छा किया हमें तांत्रिक बाबा के पास भेजकर। अगर लड़की हुई तो उसका नाम हम तुम्हारे नाम से मिलता जुलता ही रखेंगे, भाविका। आपकी मेहरबानी ठाकुर जी, जो आप इस गरीब को इतना मान दे रहे हैं। आप लोगों का काम हो जाए बस, मैं गांव भर में प्रसाद बांटूंगी। भावना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, मुझे माफ कर दो। अरे रे रे, ये आप क्या कह रही हैं ठकुराइन जी? माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। अच्छा, मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। 1 मिनट भावना, ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। इस खुशी में मैं ये लड्डू अपने हाथों से तुम्हें खिलाना चाहती हूँ। मुँह खोलो, मुँह खोलो। ठाकुराइन जी, मुझे दीजिए ना, मैं खा लूंगी। मैंने कहा ना, मुँह खोलो। ठाकुराइन जी, मुझे चक्कर आ रहे हैं, लगता है मेरा बीपी कम हो गया है। कोई बात नहीं भावना, तुम यहाँ बैठ जाओ, थोड़ा आराम करके चली जाना। ओम ह्रीं हुं श्रीं हां हुं क्लीं विलीं भट भट स्वाहा। ये क्या कर रहे हैं बाबा आप? ठाकुर जी, ठाकुराइन जी, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? कहीं आप लोग किसी तांत्रिक टोटके के लिए मुझे मारने तो नहीं जा रहे? नहीं नहीं, ये गलत है, ऐसा मत कीजिए। मुझे मत मारिए, मेरे
छोटे छोटे बच्चे हैं, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मुझे जाने दीजिए ठाकुराइन जी, अपने बच्चे के लिए मेरे बच्चों को अनाथ मत कीजिए। बस कर लड़की, तुझे शैतान ने एक नए सृजन के लिए चुना है। तुझे तो खुश होना चाहिए, खुश हो जा। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या हुआ बाबा? अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। अनर्थ? कैसा अनर्थ बाबा? ये क्या हो रहा है बाबा? मूर्ख आदमी, सब कुछ देखकर भी तेरी समझ में नहीं आ रहा कि हमारी तांत्रिक विद्या उल्टी पड़ गई है। तुम सबने क्या सोचा था? मेरी बलि देकर मेरे बच्चों को अनाथ करके तुम लोग संतान का सुख पालोगे? ये मेरी गलती थी जो मैंने तुम लोगों को इस ढोंगी तांत्रिक के पास भेजा। पहले मैं मरी, अब तुम सब मरोगे। नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। ओम हेम हूं श्रीम हां हूं कलिम विलम भट। नहीं भावना, हमें माफ कर दो। हम संतान की चाहत में अंधे हो गए थे, माफ कर दो हमें। अच्छे कर्म करने वालों को भगवान मिलते हैं और बुरे कर्म करने वालों को अकाल मृत्यु। बुरा करोगे तो परिणाम भी बुरा ही होगा। किसी इंसान को इतना परेशान नहीं करना चाहिए कि वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे, उसे अपने जीने पर पछतावा हो, क्योंकि ऐसा इंसान ज्यादा खतरनाक हो जाता है। और अगर बात उसके रंग की हो तो वो और भी भयानक कदम उठा सकता है। आज के इस कलयुग में हम ऐसी ही एक कहानी आपको दिखाने जा रहे हैं। शहर के एक बड़े से कॉलेज में एक दिव्या नाम की लड़की पढ़ने आती थी। वो पढ़ाई में बेहद होशियार होने के कारण क्लास में हमेशा टॉप आती थी, पर वो हमेशा दुखी और अकेले रहती थी, और इसकी वजह थी उसका काला रंग। उसे अपने काले रंग से बहुत शर्म आती थी। क्लास में उसके साथ पढ़ने वाली बाकी लड़कियां भी उसके काले रंग से चिढ़ती थी। एक दिन कॉलेज छूटने के बाद जब दिव्या अपने घर जा रही थी, तब अचानक उसकी दो सहेलियां अंजू और नीता उसके सामने आ गई और उसका मजाक उड़ाने लगी। क्या बात है दिव्या रानी, आज बड़ी भागी भागी घर जा रही हो? कुछ नहीं, मुझे परेशान मत करो, जाने दो। अरे चली जाना, पर कुछ देर हमारे साथ थोड़ी बात तो कर लो। क्या पता बात करते करते हमारा गोरा रंग थोड़ा सा तुम पर भी आ जाए और तुम भी इतनी बदसूरत ना लगो। अंजू और नीता हंसने लगी। दिव्या को नीता की बात का बुरा लगा। अरे नहीं नीता, ऐसा भी तो हो सकता है कि बात करते करते इस काली का रंग हम पर आ जाए और हमारी खूबसूरती बिगड़ जाए। नहीं अंजू, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसका काला रंग तो एकदम पक्का है। मरते दम तक ये काला रंग इसके चेहरे से थोड़ा भी कम नहीं होगा। दोनों फिर से हंसने लगे। दिव्या को इस बात पर गुस्सा आ गया। तुम सब कितने बुरे हो। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मुझे कितनी तकलीफ होती है, इसका अंदाजा है तुम्हें? ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, निकल अब। आई बड़ी तकलीफ बताने वाली। हाँ तो, और कल जरा अच्छे से रगड़ रगड़ कर नहाना, क्या पता शायद थोड़ा काला रंग निकल जाए। दोनों फिर से हंसने लगे। दिव्या रोती हुई वहां से चली गई। दिव्या रोती हुई अपने घर आई। घर में उसकी माँ भी थी। क्या हुआ बेटी, रो क्यों रही हो? मैं कल से कॉलेज नहीं जाऊंगी। क्यों? टीचर ने कोई सजा दी? नहीं, वो बात नहीं है। फिर
क्या बात है? क्लास की सभी लड़कियां मुझे मेरे काले रंग की वजह से चिढ़ाती हैं, इसीलिए मैं नहीं जाऊंगी। दिव्या बेटा, ऐसा नहीं कहते, ये सब तो होता रहता है। तुम इन सब बातों पर ध्यान मत दिया करो, तुम सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। इतना कहकर माँ अपना काम करने के लिए अंदर चली गई। कोई मुझे नहीं समझता। मुझे इस बात की कितनी तकलीफ होती है, ये मैं किसको बताऊं? दिव्या वहीं रोती रही। कुछ दिन बाद दिव्या मुस्कुराती हुई कॉलेज आई। सब लड़कियां उसे फिर से चिढ़ाने लगी। दिव्या चुपचाप जाकर अपने बेंच पर बैठ गई। अंजू उसके बगल में आकर बैठी और उससे बात करने लगी। क्या हुआ, आज बड़ी खुश लग रही हो? कुछ नहीं हुआ, बस आज बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों, तुम गोरी होने वाली हो क्या? नहीं, उससे भी अच्छी बात होने वाली है। शायद सब कुछ ठीक होने वाला है। क्या ठीक होने वाला है और कैसे, वो सब मुझे नहीं पता। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? कुछ भी बोल रही हो। नहीं, पर वो सब छोड़, ये ले चॉकलेट खा, मेरी माँ ने अपने हाथों से बनाए हैं। क्या बात है, चल, तेरा इस क्लास में आने का और मुझसे मिलने का कुछ तो फायदा हुआ। अंजू ने वो चॉकलेट ली और खा ली। वाह, बहुत अच्छी बनी है। और है? नहीं, अब मेरे पास नहीं है, लेकिन घर पर बहुत सारे हैं। ये सिर्फ टेस्ट के लिए लेकर आई थी। ठीक है, कल ज्यादा लेकर आना। अगले दिन जब दिव्या कॉलेज आई तो क्लास में सारी लड़कियां एक जगह जमा थी। दिव्या नीता के पास गई। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? आ गई तू, कलमुही, तेरी ही कमी थी। लेकिन हुआ क्या? अंजू कल रात से बहुत बीमार है। डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ। दिव्या अंजू की बात सुनकर बहुत खुश हुई। वो अपने बेंच पर आई। मतलब ये चॉकलेट सही में काम करता है? मतलब अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अंजू का काम तो हो गया, अब इन सबकी बारी है। दिव्या ने अपने बैग में से बहुत सारी चॉकलेट निकाली और वापस उन लड़कियों के पास चली गई। सुनो, मुझे पता है कि तुम सब बहुत परेशान हो, इसलिए मैं तुम्हारी परेशानी कम करने के लिए चॉकलेट्स लाई हूँ। इन्हें मेरी माँ ने घर पर बनाए हैं। तुम सब खाओ, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, अब मुंह लटकाकर बैठे रहने से भी क्या होगा? और इस काली ने पहली बार कुछ लाया है, तो खाकर देखते हैं। सब लड़कियों ने चॉकलेट्स खाई और अपनी जगहों पर बैठ गईं। अगले दिन अंजू कॉलेज आई। दिव्या ने जब अंजू के चेहरे को देखा तो वो जोर जोर से हंसने लगी। अंजू का चेहरा दिव्या की तरह काला पड़ गया था। अब कैसा लग रहा है काला रंग? अब चिढ़ाओ मुझे, चिढ़ाओ। मुझे अच्छी तरह से पता है कि ये सब तुमने किया है। उस चॉकलेट में जरूर तुमने कुछ मिलाया था और इसलिए मेरी ये हालत हो गई है। अंजू ने दिव्या की कंप्लेंट कॉलेज के प्रिंसिपल को की। प्रिंसिपल ने दिव्या और उसकी माँ को कॉलेज बुलाया। तब तक सारी लड़कियों का रंग काला पड़ चुका था और उसे देखकर दिव्या बहुत खुश थी। ये सब क्या हो रहा है? आपने दिव्या को ऐसी कौन सी चॉकलेट्स बना कर दी है जिससे ये सब हो रहा है? मैंने तो इसे कोई भी चॉकलेट नहीं दी। दिव्या, सर क्या बोल रहे हैं? जवाब दो। सर, ये चॉकलेट मुझे माँ ने नहीं दी थी। फिर किसने दी और क्यों? सर, एक दिन मैं कॉलेज के पीछे रो रही थी क्योंकि ये सब मुझे मेरे काले रंग की वजह से चिढ़ाती थी। तभी वहाँ पर एक आदमी आया। क्या बात है बेटी, ऐसी सुंदर सुबह के वक्त तुम क्यों रो रही हो? आप कौन हैं? मैं वही हूँ, तुम्हारी समस्या का समाधान करने वाला। मुझे अपनी समस्या बताओ। मुझे मेरे क्लास की सभी लड़कियाँ मेरे काले रंग की वजह से चिढ़ाती हैं और इस बात की मुझे बहुत तकलीफ होती है। ओह, ये बात है। तुम चिंता मत करो, इस बात का समाधान है मेरे पास। मांत्रिक ने काले जादू से बहुत सारी मायावी चॉकलेट्स बनाई और दिव्या को दे दी। ये तुम उन लड़कियों को खिला दो जो तुम्हें चिढ़ाती हैं। बाकी सब काम ये चॉकलेट्स करेंगी। अब तुम जाओ, सब ठीक हो जाएगा।
उन्हीं के कहने पर मैंने ये सब किया और अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब अब मेरी तरह ही दिखने लगी है। अब कोई मुझे काली कहकर नहीं चिढ़ाएगा। प्रिंसिपल को सारी बात समझ में आ गई। तुम सबको शर्म आनी चाहिए। तुम दिव्या को उसके रंग की वजह से चिढ़ाती थी, इसलिए उसने ऐसा किया। मैं ये नहीं कह रहा कि उसने सही किया, पर तुम लोगों की गलती इसमें ज्यादा है। इस हादसे के बाद प्रिंसिपल ने उस मांत्रिक को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर उसका कहीं पता नहीं चला। अब वो लड़कियां वैसी की वैसी ही रही, काली। एक रात की बात है। आशा नाम की एक औरत कहीं से लौट रही थी। वो एक सुनसान मेट्रो स्टेशन में आई। ये मेट्रो स्टेशन इतना सुनसान क्यों है आज? बाप रे, बाप रे, इतनी गंदगी, ऊपर से अंधेरा अलग। पहली बार इस मेट्रो स्टेशन में आई हूँ, अगली बार नहीं आऊंगी। तभी आशा को कराहने की आवाज आती है। आशा वहीं रुक जाती है। ये क्या था? कौन है यहाँ? आशा पीछे देखती है तो उसके पास से एक परछाई गुजरती है। आशा डर जाती है। आशा की सांस फूलने लगती है। सांस फूलने की वजह से वो जोर से चिल्ला भी नहीं पाती है। बचाओ, बचाओ। आशा दिल की मरीज थी। थोड़ा सा भागकर वो रुक गई और उसकी सांसें फूल गई। तभी आशा के ऊपर 2-4 खून की बूंदें गिरती हैं। आशा ऊपर देखती है। 15-16 साल की एक लड़की ऊपर चल रही थी और उसका खून आशा के ऊपर टपक रहा था। डर के मारे आशा को दिल का दौरा पड़ गया और वही तड़पते तड़पते वो मर गई। अगले दिन पुलिस आशा की मौत को हार्ट अटैक समझकर केस क्लोज कर देती है। उसी दिन रात के लगभग 8 बजे एक बच्चा मेट्रो स्टेशन के पास बॉल से खेल रहा था। उसका बॉल मेट्रो स्टेशन के भीतर चला जाता है और बॉल ढूंढने वो भी अंदर चले जाता है। कहाँ गई बॉल? यहीं तो आई थी। तभी उसे बॉल पटकने की आवाज आती है। उस बॉल के साथ वही लड़की खेल रही थी, सर बालों से ढका हुआ और कपड़े गंदे। वो मेरा बॉल है, मुझे दे दो। तुम मेरे साथ खेलोगे? ठीक है। भूतनी बॉल दूर फेंक देती है। अरे इतना दूर नहीं फेंकना था, मैं यहाँ खड़ा हूँ ना। बच्चा बॉल लाने पीछे जाता है। बॉल उठा के जैसे ही पीछे मुड़ता है, वो भूतनी बच्चे के सामने खड़ी हो जाती है और बाल हटा के उसके सामने हंसते हुए कहती है, अब तो मेरे साथ यही खेलता रहेगा। बच्चा उसकी डरावनी शक्ल और हंसी देख के डर जाता है और चिल्लाते हुए मेट्रो स्टेशन के बाहर भागने लगता है। वो भूतनी वापस ऊपर सीलिंग पर चलने लगती है। अब तू मेरा दोस्त है, तू यहीं रहेगा। हम एक साथ बहुत खेलेंगे। बच्चा रोते हुए भागता है। तभी बच्चे की माँ उसके सामने आ जाती है। तू मेट्रो स्टेशन के अंदर क्या कर रहा है? मैं तुझे बाहर ढूंढ रही थी। मम्मी वो मुझे मार देगी, मेरा पीछा कर रही है। कोई नहीं है तेरे पीछे, तू रोना बंद कर और घर चल। हर दिन तेरी नौटंकी बढ़ती ही जा रही है। जैसे ही बच्चा अपनी माँ का हाथ पकड़ता है, भूतनी दोनों को वापस अंदर खींच लेती है। उन दोनों को बेरहमी से मार देती है। कहती है, जो कोई भी रात के समय इस मेट्रो स्टेशन में कदम रखता है, उसकी मौत निश्चित है। धीरे धीरे ये बात फैल जाती है और अब कोई भी उस मेट्रो स्टेशन के पास से भी नहीं गुजरता। कभी कभी आधी रात में उसी लड़की की चीखने चिल्लाने की आवाज आती है और कभी रोते हुए मुझे बचाओ की भी आवाजें आती हैं। इस मेट्रो स्टेशन के बारे में अब पूरे शहर में बातें होने लगी हैं। मधु को जब इस मेट्रो स्टेशन का पता चला तो उसने अपने फ्रेंड को कॉल लगाया।
तुझे भूत वूत देखने थे ना? चल तुझे आज रियल का भूत दिखाती हूँ। मुझे भूतों पर रिसर्च करते हुए 2 साल हो गए, पर आज तक एक भी भूत नहीं दिखा। इस बार जरूर दिखेगा। मधु और अनिकेत को भूतों में बहुत दिलचस्पी थी। उन दोनों ने इस विषय में पढ़ाई भी की थी। उनकी यही दिलचस्पी उन्हें मेट्रो स्टेशन तक खींच लाई। वो दोनों वहां पहुंच गए। यही भूतिया मेट्रो स्टेशन है क्या? हाँ, लोगों का तो यही कहना है। पर मुझे किसी भी तरह से ये मेट्रो स्टेशन भूतिया नहीं लगता। ये तो नॉर्मल मेट्रो स्टेशन की तरह है। इतने भीड़ भाड़ वाले मुंबई में थोड़ी ना कोई भूत रहता होगा भला। अरे यहाँ इंसानों के लिए रहने के लिए जगह नहीं है। अरे गधे, पहले मेट्रो स्टेशन के नीचे तो चल। भूत होगा भी तो नीचे ही होगा। और क्या पता अंदर जाते ही कोई भूत या भूतनी मिल जाए। अच्छा जी, चलो ठीक है। ये देख, मैं एनर्जी मशीन भी लाई हूँ। जैसे ही कोई एनर्जी हमारे आसपास होगी, ये ग्रीन लाइट रेड हो जाएगी। ठीक है, अब तू बोल रही है तो जाके देख लेते हैं, वरना मुझे इस बात पे यकीन नहीं है। इतने सालों में तो भूत कोई दिखा नहीं, अब क्या मिलेगा? और मिल भी गया तो क्या करेंगे? मैंने गंगा जल भी ले लिया है। अगर वो भूत स्ट्रांग होगी तो गंगा जल हमें सेफ रखेगा। चल चल अंदर चल। गंगा जल, वाह, जैसे आज सच में भूतनी मिलने वाली है और तू उसे मार ही देगी। दोनों मेट्रो स्टेशन के अंदर जाते हैं। उनकी मशीन अभी भी ग्रीन ही थी। देखा, भूत वूत ऐसा कुछ नहीं है इस मेट्रो स्टेशन में। बस लोगों ने फालतू का ढिंढोरा पीट कर रखा है। भूतिया मेट्रो स्टेशन, भूतिया मेट्रो स्टेशन। हाँ यार, इस मशीन की लाइट रेड नहीं हुई और यहाँ कुछ भी अजीब नहीं हो रहा है। वही तो, चल अब वापस चलते हैं। बेफिजूल इतना टाइम वेस्ट कर दिया। वो दोनों मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलने ही वाले थे कि उनकी मशीन की लाइट अचानक से रेड हो गई। ये क्या हो रहा है? लगता है कोई भूत या शक्ति है यहाँ। देख, ये कितनी जोर जोर से ब्लिंक हो रहा है। मतलब यहाँ सच में भूत है? हाँ। दोनों रुक गए। तभी पायल की आवाज आने लगी और दोनों आवाज का पीछा करने लगे। वो देखते हैं कि एक कोने में एक लड़की अपना सर झुका के रो रही थी। दोनों उस लड़की के पास जाते हैं। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? कौन हो तुम? अरे यहाँ से निकलो, तुम्हारी जान को खतरा है। अनिकेत, वही भूत है, भाग! वो भूतनी अनिकेत की गर्दन पकड़ के उठा लेती है और जोर जोर से हंसने लगती है। मधु अनिकेत को छुड़ाने की कोशिश करती है, पर वो भूतनी मधु को भी धक्का दे देती है। अनिकेत का मुंह लाल हो जाता है। धीरे धीरे अनिकेत की आंखें बंद होने लगी हैं। तभी मधु जल्दी से गंगा जल निकालती है और भूतनी के ऊपर छिड़कती है। गंगा जल से भूतनी जलने लगती है और अनिकेत को छोड़ देती है। हम तो तेरी मदद करने आए थे और तू मेरे ही दोस्त को मारने वाली थी। अभी तुझ पे गंगा जल डाल के तुझे जला दूंगी। आज तेरी खैर नहीं। नहीं नहीं, ऐसा मत करना प्लीज। तुम भूत कैसे बनी? तुम्हारे साथ क्या हुआ था? मेरा नाम ज़ारा है। 5 साल पहले मैं कॉलेज से घर जा रही थी और इसी मेट्रो स्टेशन में 5 लोग बैठकर दारू पी रहे थे। मुझे देखते ही मेरे साथ जबरदस्ती करने लगे और उसी में मेरा सर दीवार पे जा टकराया। बहुत खून निकल रहा था। वो लोग डर के मुझे वहीं छोड़कर भाग गए और मैं मर गई। तब से यही भूत बनकर कैद हूँ। ज़ारा की कहानी सुनकर अनिकेत और मधु की आंखों में आंसू आ गए थे। दोनों ज़ारा से नजर तक नहीं मिला पा रहे थे। अचानक से भूतनी उनके पीछे आ जाती है और उन दोनों की गर्दन पकड़ लेती है। दोनों छटपटा रहे हैं।
थोड़ी बातें क्या कह दी, तुम दोनों तो रो पड़े। बड़े बेवकूफ हो। भूतनी ने सामने की दीवार पे दोनों का सर पटक पटक के उनकी जान ले ली। इस मेट्रो स्टेशन में आने वाला मरेगा, जरूर मरेगा।